हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के मंजिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इकोनॉमी के स्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स। देखिए, अभी तक पिछले 7 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी कवर किया एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम वाले चैप्टर में फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड देन वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, एंड अदर थिंग रिलेटेड टू जीडीपी। फिर उसमें हमने एक और बात किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए, विच इज द बेस ईयर विच हैज बीन चेंज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जीडीपी या नेशनल इनकम वाले चैप्टर से पिछले 1-1.5 साल में जो भी करंट अफेयर्स आए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है एंड आई एम अगेन रिपीटिंग दिस बैक that these videos are not only going to cover NCERT, these books are not only going to cover the static portion, these videos are going to cover everything. इसलिए we are planning to record hundreds of videos related to static series, and that's why ये जो सीरीज है इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ये पूरी तरीके से नई करिकुलम के बेसिस पे ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। वो चाहे नया एनसीईआरटी हो, वो चाहे नया 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसमें जो एजम्पशंस लोगों के चेंज हुए। यूपीएससी हैज आल्सो चेंज इट्स कोर्स and the course has become little more dangerous, so that's why we have to also enhance our knowledge. इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ चुके हैं बट अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अपडेटेड। इसीलिए लेक्चर नंबर 8 में जो कुछ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में चल रहे हैं उन टर्म्स को आज हम लोग समझेंगे, सो दैट नेशनल इनकम से जो भी स्टैटिक सिलेबस है और डायनेमिक सिलेबस है वो सब हम लोग कवर कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू प्राइमरली डिस्कस 3 थिंग्स। फर्स्ट इज बेस इफेक्ट। ये बेस इफेक्ट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो एवरी वीक वंस यू विल बी रीडिंग इन द न्यूज़पेपर। दूसरा वी शेप्ड और के शेप्ड रिकवरी है। वी शेप्ड रिकवरी के ऊपर तो ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो नाउ दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट, बट वन सिमिलर कॉन्सेप्ट इज के शेप रिकवरी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और के शेप रिकवरी भी इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में कवर किए जा चुके हैं। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पोटेंशियल जीडीपी। इसमें भी यूपीएससी के मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी के मेंस में दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, सो दिस क्वेश्चन अगेन कैन बी रिपीटेड बिकॉज दिस इज अ वर्ड विच हैज अगेन बी रिपीटेड क्वाइट ऑफन इन द न्यूज़पेपर। सो ये 3 पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे। और आपको शायद पता होगा ऑलरेडी कि जो नोट्स हैं, ये इकोनॉमी के जो नोट्स हैं, ये 27 पेज का जो नोट्स है ये मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है। ये 27 जो पेज के नोट्स हैं इसमें 2 चीज को मैंने बेसिकली कवर किया था। पहला बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जो बेसिकली इकोनॉमी का सबसे स्टैटिक पोर्शन है, जो क्वेश्चन यहां से ज्यादा नहीं आता है, बट यस यू शुड हैव सम बेसिक अवेयरनेस अबाउट कि इकोनॉमी के माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये बेसिक चीजें क्या क्या हैं। तो ये आई होप आपको नोट्स जो हैं वो काफी इजी लग रहे होंगे। इन नोट्स से कोई भी आपको डाउट आता है तो अगेन आई हैव सेड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन द टेलीग्राम। इसके बाद नेशनल इनकम का नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये सब फ्रेंड्स लेट मी टेल यू मैंने बनाया है और ये सारे नोट्स अपडेटेड हैं। और इस नोट्स में ऑल्दो मैंने बनाया है बट पूरा सोर्स ऑथेंटिक है। वो चाहे एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्टली उठाया हो, कोई स्टैंडर्ड बुक से लिया हो, और जो न्यूज़पेपर में चल रहे हैं। सो ऑल्दो द वर्ड्स आर माइन but the content is coming from those authenticated source, so that I can guarantee absolutely very clearly.
राइट। इसमें फिर हमने जीडीपी के डेफिनेशन को कितने प्यारे तरीके से समझा, और मैंने बताया कि कैसे जीडीपी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है और उसमें बहुत सारे चीज हमें जानने होते हैं। वो चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, वो चाहे फाइनल मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल क्या होते हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। मतलब ऐसा माइक्रो डेफिनेशन आपने शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात की फ्रेंड्स। देन वी स्टार्टेड विद द 3 मेथड, जिसमें हमने सबसे पहला जीवीए मेथड की बात की, जो प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड इनकम मेथड, which is not very important, but yes, again we need to understand it. Third was the expenditure method, which is again a very important method, because unlike the GVA method जो supply side of the economy के बारे में बताता है, the expenditure method basically captures the demand side of the economy। और इसमें एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूला को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, C+I+G +X-M, राइट। ये शायद आपने एनसीईआरटी में फॉर्मूला देखा होगा, बट ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ये फॉर्मूला जो है वो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको मैंने ब्रॉडर तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, डिटेल्ड मैनर में इस फॉर्म में लिखने का काम किया था, सो दैट अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं भी समझें, आप छोड़ दें उस चीज को, यू कैन सिंपली रिलाई ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज अगेन ये एनएसओ के वेबसाइट से लिए गए हैं। एनएसओ जो आपको पता है जीडीपी का डेटा रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये बॉडी काम करती है। तो इसीलिए यहां पे जो एनएसओ के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ मच मोर ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड देन व्हाट एनसीईआरटी ट्राइज टू गिव, बिकॉज अगेन एनसीईआरटी yes it's very important, NCERT only gives syllabus, but NCERT से क्वेश्चन नहीं आते, ये याद रखिएगा। अगर ये एजम्पशन है कि NCERT से सवाल आते हैं तो इस साल का पेपर देख लें, वो सारे भ्रम टूट जाएंगे। तो NCERT कैन गिव अस द सिलेबस कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट क्या एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम हो जाएगा? एब्सोल्युटली नो। इट्स फुलिश टू कंप्लीटली रिलाई ऑन एनसीईआरटी, व्हिच आई कैन कंप्लीटली tell you with a ultimate sense of responsibility that yes, NCERT is a guide, but whether this following the guide will help you in reaching the destination, no, you have to complement it with other additional sources, and which I have basically done over here। और यहाँ पे फिर हमने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात की, एनडीपी की बात की, एंड देन वी डिस्कस्ड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें हमने बात किया कि कैसे ये जीएनपी जीडीपी से अंतर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एनएफआईए, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव एनएफआईए, एंड व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एनएफआईए। और इंडिया के केस में विच ऑफ दीज केसेस होल्ड्स ट्रू, देन वी डिस्कस अबाउट एनएनपी। और मैंने बात किया एनसीईआरटी में जो नेशनल इनकम है उसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बताया गया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा दैट एनसीईआरटी में ये चीज कहा गया है। राइट, इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। और यहां पे एक अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमने बात किया था। एंड देन वी डिस्कस अबाउट समथिंग कि जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, मेथड क्या है। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए 1993 में, जिसको अपडेट किया गया था, 2006 में भी अपडेट किया गया था, बट सबसे पहली बार जो सबसे कॉम्प्रहेंसिव स्टैंडर्ड लाया गया था वो एसएनए 1993 में लाया गया था, विच वाज कंपाइल्ड बाय द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। और इसी फ्रेमवर्क को यूज करके भारत की स्टैटिस्टिकल एजेंसी एनएसओ इस पर्टिकुलर डेटा को रिलीज करती है। और इंडिया में जीडीपी को प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला जाता है। प्रोडक्शन मेथड क्योंकि इनकम मेथड के बराबर होता है, बिकॉज वॉट एवर यू प्रोड्यूस यू जनरेट एन इनकम, सो दैट्स वाई प्रोडक्शन से निकालो या इनकम से निकालो, बात एक ही है। इसलिए एनएसओ जो है वो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है दैट एनएसओ कैलकुलेट्स जीडीपी वाया इनकम स्लैश प्रोडक्शन, बिकॉज एनीवेज दे बोथ आर इक्वल, बट एक्सपेंडिचर कैन बी डिफरेंट, बिकॉज एक्सपेंडिचर सिंपली डिपेंड्स हाउ मच यू आर बाइंग, बट प्रोडक्शन डिपेंड्स हाउ मच आई एम प्रोड्यूसिंग। But the problem is that what I'm producing हो सकता है that is not all being consumed by you, that is not all being bought by you, and that's why there's a slight of discrepancy between the GDP via production method and GDP by expenditure method, because production does not necessarily means that it will be equal to expenditure, because things produced might not be consumed this year, but maybe it will be consumed next year. So ये एक यहाँ पे चीज मैंने बात किया था। And then we discussed about the status of
इंडियन इकोनॉमी और स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने बात किया था कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी 2025 में इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बट 2026 में इंडिया जो है उसकी रैंक स्लिप करके 6th पोजीशन पे आ गई थी। और इसका रीजन ये नहीं था कि इंडिया की इकोनॉमी इज डूइंग बैड, रादर द रीजन वाज कि इंडिया की जो रूपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में डिप्रिशिएट की थी। अब ये पर्टिकुलर चीज जो है हम लोग एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्यों रूपी डिप्रिशिएट हुआ और उसके डिप्रिशिएट होने से कैसे हमारी जीडीपी में रैंकिंग घटी है। बट अभी आप बस इतना समझ सकते हैं कि एट 2026 इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट ऑब्वियसली ये वॉलेटाइल है, कल को हम 5th लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट वापस से बन सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन रूपी या डॉलर का कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट पे बात करें, अगेन नाउ व्हाट इज दिस पीपीपी एक्सचेंज रेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो अगेन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग जीडीपी को पीपीपी के एक्सचेंज रेट पे मेजर करेंगे तो इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd लार्जेस्ट। अब यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि इंडिया जो है वो पीपीपी के एक्सचेंज रेट पे क्या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? नहीं। When it comes to the PPP exchange rate, the Chinese has the world's 1st largest economy, the Americans have the world's 2nd largest economy, and the India की इकोनॉमी जो है वो 3rd लार्जेस्ट पे होती है विद रिस्पेक्ट टू पीपीपी। और अगर मैं इसको पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो पर कैपिटा इनकम में इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, चाइना अपर मिडिल इनकम कंट्री में आता है और यूएस हाई इनकम कंट्री पे आता है। और जो हमारा विकसित भारत बनने का सपना या विकसित भारत बनने का जो गोल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है दैट बाय 2047 जब इंडिया अपने 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को अचीव कर लेगा, बाय 2047 वी हैव टू बिकम अ हाई इनकम कंट्री। दैट ऑब्वियसली मींस कि हमें इस ब्रैकेट के ऊपर जाकर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2047 का विकसित भारत जो गोल है। अगर मैं इस पीडीएफ में देखूं तो यहां पे मैंने ये पर्टिकुलर ग्राफ आपको दिया है कि अगर मैं पिछले 10-12 साल में देखूं इंडिया की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म की है, तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं कोविड वाले ईयर में देखूं तो कोविड वाले ईयर में हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में चली गई थी। इसी को रिसेशन कहते हैं। रिसेशन मतलब जब इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ होता है। देखिए 3 चीजें आपको यहां पे समझनी है। मैं अगर आपको बात करूं तो 3 चीजें आपको समझनी है। पहला टर्म है एक्सपेंशन, दूसरा टर्म है स्लो डाउन और थर्ड टर्म है आपका द थर्ड टर्म इज रिसेशन। ये 3 टर्म आप काफी फ्रीक्वेंटली समझते हैं, सुनते हैं। तो देखिए एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला फेज आप देख रहे हैं, ये वाला फेज, राइट। पहले हमारी इकोनॉमी 5.5% के ग्रोथ रेट पे थी, फिर इकोनॉमी 6.4% के ग्रोथ रेट पे आई, फिर 7.4% के ग्रोथ रेट पे, फिर 8% ग्रोथ रेट पे एंड फाइनली 8.3% ग्रोथ रेट पे, विच मींस माय इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग। हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है, बट द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट। एक्सपेंशन जब कहा जाता है ना कि आप पेपर में पढ़ोगे कि इंडिया की इकोनॉमी एक्सपेंशनरी फेज में है। एक्सपेंशनरी फेज का मतलब कि हमारी भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है, कि अगर लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 100 रुपीज की थी, आज वो 110 रुपीज हो चुकी है। सो माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग फाइन, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ पहले 5.5% का ग्रोथ रेट था, अब 6.5 हो गया, अब 7.5 हो गया। So not only my economy is growing, but the rate at which my economy is growing, that is also growing. This is particularly known as economy is in expansionary phase, right? तो ये पहला है। इसका जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जो अभी इस समय चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन फेज में है। स्लो डाउन फेज का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 8.3 पे ग्रो किया इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी ग्रो किया क्या? हाँ ग्रो किया, बट कितने से ग्रो किया? 6.8% से, विच मीन्स माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। बट आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी ग्रो तो कर रहा है, बट क्या ग्रो करने का रेट कम हो रहा है? 8.3 से 6.8 पे आया, 6.8 से 6.5 पे आया, और जस्ट कोविड के लास्ट वाला ईयर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 3.9% पे था। दिस पर्टिकुलर फेज माय फ्रेंड्स इज नोन एज द फेज ऑफ स्लो डाउन। जब आपकी इकोनॉमी इंक्रीज कर रही है एब्सोल्यूट सेंस में, बट जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी का वो डिक्रीज कर रहा है। समझिएगा, इकोनॉमी एक्सपेंशनरी फेज में भी और स्लो डाउन फेज में भी
दोनों में इकोनॉमी एब्सोल्यूट सेंस में इंक्रीज करी। एब्सोल्यूट सेंस मतलब नॉट इन परसेंटेज, 100 से 110 हुआ, 110 से 115 हुआ, तो इकोनॉमी एब्सोल्यूट वैल्यू में इट्स इंक्रीजिंग। बट एक्सपेंशनरी फेज मतलब कि जो रेट एट विच माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग दैट इटसेल्फ इज ग्रोइंग। स्लो डाउन का मतलब कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन एब्सोल्यूट सेंस, बट जिस रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ रही है इन परसेंटेज सेंस वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसको हम लोग स्लो डाउन फेज कहते हैं। और रिसेशन जो है वहां पे तो इकोनॉमी आपकी किस में चली गई है, नेगेटिव में। आप देख सकते हैं ये -5.8 है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया है ये। सो दिस इज नोन एज 5.8% का जो नेगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव मतलब कि अगर मैं पिछले साल इकोनॉमी 100 रुपए की थी तो अब वो 105 110 नहीं हुई है, इकोनॉमी 95 हो चुकी है, 100 से घट गई है। So this phase, my friends, is known as the phase of recession. So recession is worst, slowdown is acceptable, expansion is what we desire, right? So expansionary phase जो है वो अभी इस समय नहीं देखने को मिल रही है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ, ट्रंप का 50% टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, और भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऑयल की शॉर्टेज है। दैट्स वाई इस समय हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो तो कर रही है, बट क्या उसके रेट ऑफ ग्रोथ में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो नहीं है। इसलिए इकोनॉमी इस समय हमारी एक स्लो डाउन फेज में है। और ये कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये स्लो डाउन जो है वो एक अनवांटेड चीज है, बट इट्स नॉट अ टाइम टू पैनिक। पैनिक ओनली हैपेंस व्हेन योर इकोनॉमी इज इन रिसेशन। अगर यही रिसेशन फ्रेंड्स लगातार 5-10 साल के लिए रहा कि हर साल आपकी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट कर रही, कि 100 वाली इकोनॉमी 95 पे आ गई, 95 से 94 पे आ गई, 94 से 90 पे आ गई, सो व्हेन दिस रिसेशन इज प्रोलॉन्ग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन दिस रिसेशन इज नोन एज डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है वो बहुत रेयर है। लास्ट डिप्रेशन आया था 1920s में, जिसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। सो एक्सपेंशन, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। आपको इन चारों का डेफिनेशन अब अपने पास लिखना है, राइट। कोई भी डाउट आए, देखिए मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूं, ये सारे नोट्स हैं, राइट। बट ये नोट्स तो ठीक है, बट लिखने का आदत कब डालोगे? ये एग्जाम स्पून फीडिंग का नहीं है, ये 10th का बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, ये 12th का कोई एग्जाम नहीं है। दिस एग्जाम इज एन एग्जाम वेयर यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। ये भूलना मत। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, दैट इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी स्मार्ट, फॉर दैट यू हैव टू यूज योर माइंड। माइंड एक बहुत बड़ा एसेट है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस माइंड को यूज नहीं करते हैं, दैट्स वाई इस माइंड में जंग लग जाता है, राइट। अभी तक क्या है, कॉल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम तो मेस्ड अप है। रात भर पढ़ो, एग्जाम निकाल लो, अच्छे रैंक भी आ जाते हैं, अच्छा परसेंटेज भी आ जाता है, केवल कॉलेज डिग्रीज मिल रही है, पढ़ाई के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। सो ये जो एक स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसीलिए यूपीएससी के केस में ये गलती ना करें, उस माइंडसेट से निकले, राइट, कि हर चीज टीचर पढ़ा देगा, आपको बच्चे की तरह लिखवाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा। फिर कोई दिक्कत है तो आइए मेरे पास, किसी और टीचर से मिलिए, जिससे मिलना है मिलिए, बट फर्स्ट यू हैव टू बी योर सेल्फ अ टीचर। आपको पहला अपना टीचर, अपना मेंटर खुद बनना हो। तब आपसे अगर चीजें नहीं संभल पा रही हैं तो फिर आप आइए मेरे पास या किसी और के पास जाइए। बट हर चीज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना बंद करो। ये पहला गोल्डन एडवाइस है मेरा। हर चीज के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होना बंद करो। देयर आर समथिंग, क्योंकि आपके लाइफ में ठीक है, आपको कोई खाना बनाने के लिए नहीं बोल रहा, आप उसके लिए डिपेंडेंट हो सकते हो किसी और पे। आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि घर का कपड़ा वॉश करो या कुछ और करो, ये आपके लिए कोर काम नहीं है अभी। बट आपका कोर काम है पढ़ना, और ये काम आपको खुद से करना होगा। यस, आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप इन लेक्चर्स को देख के थोड़ी चीजें आसान कर ले रहे हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि कंफर्ट जोन में चले जाना। इसका ये मतलब नहीं कि बस शांति से बैठ के लेक्चर कहानी की तरह सुनना है और अपना कुछ माइंड ही यूज नहीं करना है। योर माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड टू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, देन ओनली यू विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट, राइट। सो इसलिए ये चारों का डेफिनेशन आप लिखें,
राइट? कोई डाउट आता है आप मेरे से पूछें। इस लेक्चर को समझ नहीं आ रहा है फिर से देखें, इसलिए ये लेक्चर जो हैं ये यूट्यूब पे आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे। एक लेक्चर को 10 बार देखो, 15 बार देखो, जब तक नहीं समझ में आए देखते रहो। अगर मैं बात करूं इस साल के ग्रोथ का, इस साल के अगर मैं लास्ट ईयर की ग्रोथ बात करूं तो लास्ट ईयर हमारा इकोनॉमी ग्रो किया है 7.4% से। ये मैं कब की बात करूं? 2025-26 में। अब तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 27 में है, मतलब 2026 से 2027 वाले फाइनेंशियल ईयर में है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड बैंक का पहले का प्रोजेक्शन था कि इंडिया की इकोनॉमी वाज अबाउट टू ग्रो एट 7.2%। ये वर्ल्ड बैंक के पहले का प्रोजेक्शन था कि इंडिया की इकोनॉमी 7.2% से ग्रो करेगी। बट अब ये मिडिल ईस्ट का जो वॉर स्टार्ट हुआ है, जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ है, जिससे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, हमारा एनर्जी प्राइसेस बढ़ गया है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा, पहुंच भी चुका है बहुत हद तक। So that is why the World Bank has cut India's projection from 7.2% to 6.6%। तो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से, नाउ लेट मी टेल यू, एस्टिमेट है, एक्चुअल डेटा तो बाद में ही पता चलेगा। तो ये एस्टिमेट है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 6.6% से दिस ईयर ग्रो करेगी। लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 7.4% से ग्रो की थी, विच मीन्स इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, बट ये फेज कौन सा है? स्लो डाउन का फेज, स्लो डाउन का हमारा फेज है। वही चीज मैंने यहां लिखा है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं जिससे मैं आज के सेशन को अब स्टार्ट करूंगा। ये देख सकते हैं ना आप, यहां पे जो मैंने कहा नेगेटिव ग्रोथ रेट है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको आप समझना यहां पे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, और आज मैं एक और नोट्स दूंगा आपको, आज या मे बी कल मैं आपको एक और नोट्स देने वाला हूं जो अपडेट चल रहा है, उसमें एक्सचेंज रेट और ये जो 3 टर्म्स हैं इनके भी नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इन सभी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। ये रहा लिंक और ये रहा चैनल का नाम। इसके अलावा अनअकैडमी आईएएस का इस समय अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय द लोएस्ट प्राइस पूरे कोर्स का ऑफर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं 16,999 पे। और अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं देन फ्रेंड्स यू आर एलिजिबल टू गेट 100% रिफंड, राइट? ये भी इस पर्टिकुलर पैकेज में इंक्लूड किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके अलावा एनसीईआरटी, अगर आप किसी भी एनसीईआरटी के समरी को चाहते हैं विच इज बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर, देन आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके इन सभी एनसीईआरटीज को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा रहा फर्स्ट टर्म जो आज हम लोग पढ़ेंगे, बेस इफेक्ट, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे वी शेप्ड एंड के शेप्ड रिकवरी। ये दोनों टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? वो इस पर्टिकुलर ये जो फेज आप देख रहे हो रिसेशन वाला, वो फेज यहां से रिलेटेड है। क्या है आप समझिए इसको थोड़ा डिटेल में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। जैसे मान लो आपकी इकोनॉमी थी 100, राइट? इंडिया की इकोनॉमी का साइज कितना है? 100। इकोनॉमी का साइज का मतलब मैं क्या कहता हूं? जीडीपी का साइज। और जीडीपी का साइज मतलब द टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो वो आपका 100 हुआ है। अब अगर आप जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब अगर आप लेट्स से नेक्स्ट ईयर, मैं ये मान रहा हूं 2026 का डेटा है, अगर 2027 की बात करूं तो जनरली हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। 100 की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी, राइट? 2028 में हमारी इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? लेट्स से 120 हो गई, मैं सिंपली मान रहा हूं। तो मतलब यहां पे इकोनॉमी का एवरेज ग्रोथ रेट 10% से हुआ, यहां पे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितने से हुआ है? 10% से, विच मीन्स माई इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 10%। लेकिन देखो क्या हुआ कि 2027 में कुछ इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, राइट? इकोनॉमी के ऊपर क्या आ गया? बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो उस साल क्या हुआ कि ये जो इकोनॉमी 100 की थी ना, अब वो इकोनॉमी इंक्रीज नहीं की, बट वो इकोनॉमी क्या की? डिक्रीज कर गई 90 पे, राइट? 90 पे डिक्रीज कर गई, या लेट्स से 95 पे डिक्रीज कर गई। सो विच मीन्स 2027 एक ऐसा ईयर रहा जिस दिन समथिंग एक्सेप्शनल हैपेंड, बिकॉज इट्स एक्सेप्शनल थिंग। इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग विच इज वेरी रेयर, विच इज वेरी नॉट कॉमन। तो इंडिया में आज तक ऐसा केवल 6 टाइम हुआ है कि हमारी इकोनॉमी के साइज कॉन्ट्रैक्ट किया है, विच इज रिसेशन आया है इकोनॉमी।
सो व्हाट हैपन इन दिस केस इज दैट इकोनॉमी जो आइडियली अगर कुछ नहीं होता ऐसा एक्सटर्नल चीज तब इकोनॉमी 100 से कितने पे आती, 110 पे आती. बट बिकॉज ऑफ समथिंग एक्सटर्नल शॉक और समथिंग विच हैज हैपेंड इन इंडिया, my economy has went into a recession where my economy absolute size has declined from 100 to 95. In 2028 things become normal. अब चीजें नॉर्मल हो जाती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी एक्सपैंड करके कितने पे आएगी, 110 पे आएगी, राइट. इकोनॉमी 95 से कितने पे आ गई, 110 पे आ गई. तो इस साल हमारी इकोनॉमी -5% पे ग्रो की और इस साल इकोनॉमी जो है वो 15% से ग्रो कर रही है ऑन एन एवरेज. मैं रफ फिगर ले रहा हूं, 15% से ग्रो कर रही है. क्या समझ में आया आपको देखकर? तो अगर आप 2028 का डेटा देखते, आपने न्यूज़पेपर खोला, उस न्यूज़पेपर पे देखा आपने कि 2028 में इंडिया की जो इकोनॉमी है इट हैज विटनेस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच, 15%. 2028 में हमारी ग्रोथ रेट इकोनॉमी की कितने पे आई, 15% पे आई, जो नॉर्मल कितने से होती, 10% पे अगर कुछ नहीं होता तो क्या 2028 में हमारी इकोनॉमी में कुछ बहुत ही अच्छा हो गया कि इकोनॉमी 15% से ग्रो कर रही है? आर यू इमेजिनिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इन 2028 इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर you will see that my economy has witnessed a growth rate of 15%, 15, जो कि नॉर्मली अगर चीजें सब कुछ सिंपल चलती, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल शॉक वॉक नहीं आता तो इकोनॉमी कितने से ग्रो करती, 10% से. which means can I say that my economy has witnessed a very significantly higher growth rate of 15%? हमारी इकोनॉमी में बहुत ही बढ़िया चल रहा है? नहीं, बिकॉज दिस 15% का डेटा जब आप पढ़ोगे देन दैट डज नॉट क्लियरली रिप्रेजेंट दैट आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड, कि हमने कुछ बहुत ही अच्छा किया है कि हमारी इकोनॉमी 15% से ग्रो की है. वाई वी आर गेटिंग 15% is not because our economy has done something exceptionally well. Why are we getting this 15%? Is because I'm comparing this data of 110 from a lower base. एक कम बेस से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, राइट? एक कम बेस से. अगर ये बेस नॉर्मल होता 110 तो फिर अगर मैं कंपेयर करूं 120 को एक 110 के बेस से तब 10% आए. बट ये 15% का ग्रोथ रेट आया है नॉट बिकॉज आवर इकोनॉमी हैज डन वेल, बट इट्स जस्ट अ सुपरफिशियल एडवांटेज, काल्पनिक एडवांटेज है. एंड क्यों ये एक सुपरफिशियल एडवांटेज है? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग दिस डेटा नॉट विद अ रेगुलर बेस. ये रेगुलर बेस नहीं है, ये एक लो बेस है. ये एक लो बेस है. और ये लो बेस क्यों आया था? बिकॉज ऑफ समथिंग प्रॉब्लम विच हैपन इन आवर इकोनॉमी. और ये प्रॉब्लम की वजह से इकोनॉमी में क्या आ गया था? रिसेशन आ गया था. तो जब भी आप इस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हो एक पुराने डेटा से, और वो पुराना डेटा जो है वो रेगुलर डेटा नहीं है, वो डेटा काफी लो डेटा है. सो इवन इफ यू आर कंपेयरिंग नेक्स्ट ईयर डेटा जो बहुत अच्छा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आपका जो पुराना डेटा है दैट इटसेल्फ इज लो, दैट्स व्हाई यू गेट अ सिग्निफिकेंटली हायर ग्रोथ रेट ऑफ 15%. बिकॉज देखिए 2028 में अगर सब चीज नॉर्मल चलता तो इकोनॉमी 120 पे रहती ना, बट अभी इकोनॉमी कितने पे है? 110 पे है. मतलब अभी भी इकोनॉमी लॉस पे है, राइट? अंडरस्टैंड? इफ देयर इज नथिंग अनवांटेड थिंग विच हैपेंस इन इकोनॉमी, सब कुछ रेगुलर चलता तो माई इकोनॉमी वुड हैव एट 120 रुपीज. बट जस्ट बिकॉज समथिंग हैपन माई इकोनॉमी कितने पे है आज? 110 पे. तो इकोनॉमी तो अभी भी पीछे ही है ना, but still I'm getting a growth rate of 15%. So this is only because I'm comparing this data with a lower base. And that's why is की वजह से I get a higher growth rate. And this phenomena is known as the base effect on statistical comparison. Right? Statistical comparison. कि जब भी आप कंपेयर करते हैं डेटा, और अगर आप डेटा को एक लो बेस से कंपेयर करते हैं, यू विल गेट अ हायर वैल्यू. बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज वो
बेस इफेक्ट का रीजन। तो दिस इज नोन एज बेस इफेक्ट। इफेक्ट बेस का क्या है, राइट? तो इसीलिए आप देखोगे यहां पे जो डेटा है, यहां पे आप देखोगे इकॉनमी जो है वो 9.7% पे ग्रो करती है। जस्ट कोविड के बाद, ये 2020 2021 कोविड का ईयर है, एंड द नेक्स्ट ईयर आवर इकॉनमी इज ग्रोइंग एट 9.7%, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारी इकॉनमी 9.7% पे ग्रो कर रही है, और वो भी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, नॉट नॉमिनल ऑल्सो। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 9.7% पे, आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पे ये निकाला गया है। ये आज तक 15-20 साल में नहीं हुआ ऐसा। ये इसीलिए हुआ 9.7% बिकॉज आई एम कंपेयरिंग दिस ईयर डेटा, 2021-22 का जो डेटा है जीडीपी का, वो मैं कंपेयर कर रहा हूं 2020-21 के डेटा से। और 2020-21 में क्या आया था? रिसेशन आया था, जिसकी वजह से बेस क्या आया था? कम आया था। And that's why comparing this data with a lower base, that gives me a higher growth rate. So this phenomena is known as base effect. इसी phenomena को हम लोग क्या कह देते हैं फ्रेंड्स? base effect. So base effect का simply जो आपका base effect का जो simple आपका definition हो गया, that base effect is basically effect on the statistical data whenever you compare the data with a irregular base, right? कि बेस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है, किस पे इफेक्ट है? स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर। क्यों इफेक्ट है? बिकॉज जब भी आप किसी डेटा को एक इरेगुलर बेस से कंपेयर करते हो, इरेगुलर बेस मतलब वो बेस नॉर्मली नहीं होता, then that kind of thing is known as base effect. तो इकोनॉमी में जो कोविड के बाद अगला साल हमारा एक सिग्निफिकेंट हायर ग्रोथ देखने को मिला था। यू शुड नॉट बी वेरी हैप्पी कि इकोनॉमी में कुछ बहुत ही बढ़िया चला था, राइट? तो गवर्नमेंट कह रही थी कि देखो हमने कितने अच्छे से कोविड को टैकल किया। कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी 9.7% पे ग्रो कर रही है। कैसे ऑपोजिशन है सवाल उठा सकता है कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सरकार ठीक है आपने सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन भूलिएगा मत कि ये जो 9.7% का आप ग्रोथ कह रहे हैं वो बहुत हद तक बेस इफेक्ट का ही नतीजा है, राइट? सो बेस इफेक्ट जो फ्रेंड्स है, ये एक इफेक्ट है हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा पे। और ये क्यों होता है? जब भी हम किसी भी डेटा को एक इरेगुलर बेस के साथ कंपेयर करते हैं। अब याद रखिएगा, ये इरेगुलर बेस मैंने एग्जांपल लिया एक लोअर बेस बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट हो सकता है किसी साल बहुत ही अच्छा ग्रो किया हो, राइट? होता है ना कभी कभार किसी साल, जैसे होता है ना कि आप किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ाई किए हो। से आपका मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो आपने क्या किया, यू वर ऑलवेज स्टडिंग फॉर 8 आवर्स। आप एक दिन में 8 घंटे ही पढ़ते थे। आपके घर में कुछ फंक्शन था, आप पढ़ना स्टार्ट किए केवल 5 घंटा। इसके बाद आप पढ़ रहे हो 7 घंटे, राइट? तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो आपका पढ़ाई का ग्रोथ तो इंक्रीज किया है, बट क्या ये अभी भी 8 घंटे पे आया है? नहीं आया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस इफेक्ट अगेन, राइट? यू आर ऑलरेडी स्टडिंग लेस नंबर ऑफ आवर्स एंड नाउ इवन यू आर स्टडिंग 7 आवर, बट आपका जो इंक्रीज है अपने पढ़ाई का आवर्स, वो तो इंक्रीज किया है। बट शुड यू बी हैप्पी? नो, बिकॉज स्टिल यू हैव टू गेट टू दिस 8। तो ये हो गया जब आपको बेस इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? लोअर बेस। लोअर बेस से आपने कंपेयर किया तो आपको लग रहा है कि यस मैं तो ज्यादा पढ़ रहा हूं, मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूं, पहले मैं 5 घंटे पढ़ता था। फिर क्या हुआ? आपका एग्जाम करीब आया, राइट? तो आपने 10 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अब एग्जाम खत्म हो गया, आपने वापस से 8 घंटे स्टार्ट करना पढ़ाई कर दिया। अब पहले भी 8 घंटे पढ़ते थे, अब आप वापस से 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट किए। तो यहां पे देखा गया तो क्या आपका जो नंबर ऑफ आवर्स है जो आप एक दिन में पढ़ते हो, क्या उसमें डिक्लाइन आ गया? यस, डिक्लाइन तो आ गया। और ये क्यों डिक्लाइन आया है? बिकॉज आप आज जो पढ़ रहे हो, यू आर कंपेयरिंग योर आवर्स ऑफ पढ़ाई विथ अ हायर बेस। तो अगर आप हायर बेस से कंपेयर करोगे डेटा को तो आपका कम आ जाएगा। अगर आप लोअर बेस से कंपेयर करोगे तो आपका ग्रोथ ज्यादा आ जाएगा, राइट?
बट अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पहले भी 8 घंटे ही पढ़ रहे थे, तो आपको कोई डीमोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राइट? सो दिस इज हैपेंस कि जीडीपी का डेटा जब आप कंपेयर करते हो रिसेशन के बाद, किसी आर्थिक संकट के बाद, व्हेन यू कंपेयर द डेटा ऑफ जीडीपी, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग विद अ लोअर बेस जो रिसेशन की वजह से आया था, तो आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा दिखेगी, जो सही नहीं है। और अगर आप किसी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ वाले ईयर से कंपेयर करोगे अगला साल, कि इस साल इकोनॉमी बहुत बढ़िया चली, सब कुछ बढ़िया चला, बम्पर बारिश हुई, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडिया की इंडस्ट्रीज बूम पे चली गई, बट क्या ये हमेशा रहेगा? क्या आप लगातार 10 आवर्स पढ़ सकते हो? नो। सो नेक्स्ट ईयर जब आप डेटा कंपेयर करोगे तो आपका ग्रोथ तो कम हो गया, बट अगेन दैट इज नॉट समथिंग विच वी नीड टू वरी, बिकॉज ये जो डेटा कम हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज कि आप खराब कर रहे हो, राइट? इट्स जस्ट बिकॉज कि आप डेटा को एक हाई बेस से कंपेयर कर रहे हो। वो हाई बेस भी क्या हो गया? इरेगुलर, बिकॉज एग्जाम्स तो कभी कभार आते हैं, तो उस समय ही आप 10 आवर्स पढ़ोगे, बट ऑन एवरेज आप 8 आवर्स ऐसे ही पढ़ते हो। तो इसीलिए बेस इफेक्ट का मतलब ये एक इफेक्ट है। ये इफेक्ट लोअर बेस से भी आ सकता है जब आपका ग्रोथ रेट ज्यादा दिखेगा, ये बेस इफेक्ट एक हायर बेस से भी आ सकता है जब आपको ग्रोथ रेट कम दिखेगा। ज्यादा दिखेगा तो खुश मत हो, कम दिखेगा तो निराश मत हो, राइट? ये आपका बेस इफेक्ट है, लो बेस और हाई बेस। तो यहां से भी प्रीलिम्स में माय फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इसका भी नोट्स मैं ऑब्वियसली आपको शेयर कर दूंगा। मे बी टुमारो दिस नोट्स विल कम, बट एनीवेज आप आज इसको लिखने का ट्राई करना, मैं कल इसको पक्का टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैंने भेजा आपको शेयर किया है उस पे एनीवेज इसका डिटेल डिस्कशन मैं वहां पे लिख दूंगा। तो पहला टॉपिक तो क्लियर है आपका, विच इज द बेस इफेक्ट। अब आते हैं ये दो टर्म पे, वी शेप्ड और के शेप्ड रिकवरी। अब देखिए वी शेप्ड रिकवरी क्या होता है, ये समझो यहां पे। क्या ये एक वी शेप दिख रहा है आपको? ये देखो, ये वाला, क्या ये एक वी शेप दिख रहा है? राइट? और रिकवरी है, मतलब आप देखो इकॉनमी पहले यहां था, लेट मी चेंज द कलर। इकॉनमी पहले यहां था, फिर हमारी इकॉनमी गिरी, डिक्लाइन की, फिर इकॉनमी हमारी क्या की? बाउंस बैक की, और यहां पे आ गई। तो देख सकते हो ये क्या एक वी शेप रिकवरी है, मतलब आप गिरे और तुरंत बाउंस बैक किए। सो दिस इज नोन एज वी शेप रिकवरी। अब देखिए क्या होता है वी शेप, समझो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको और यहां पे क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट डू यू मीन बाय दिस वी शेप। वी शेप का मतलब जैसे आप यहां पे थे पहले, नाउ यू फेल्ट ओवर हियर एंड देन यू स्ट्रांगली बाउंस बैक। दिस काइंड ऑफ रिकवरी, कि जब इकॉनमी में प्रॉब्लम आया, इकॉनमी फेल्ट एंड देन अगेन स्ट्रांगली इकॉनमी बाउंस्ड बैक, दिस इज नोन एज वी शेप्ड रिकवरी। दिस इज नोन एज वी शेप रिकवरी। कभी कभार क्या होता है कि इकॉनमी आपकी यहां थी, आपकी इकॉनमी बाउंस बैक की, राइट? आपकी इकॉनमी बाउंस बैक की, राइट? और फिर आपकी इकॉनमी जो है वो कुछ इस तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत धीरे धीरे, राइट? मतलब अभी भी इकॉनमी यहां पे नहीं आ पाई है, मतलब आप जहां से गिरे हो अभी भी आप उस पे नहीं आ पाए हो। वी शेप में क्या हुआ? यू फेल फ्रॉम हियर, यू बाउंस बैक एट टू द सेम पोजिशन और मे बी इवन हायर, कि आप 100 से गिरे थे 80 पे और अब आप पहुंच गए हो 110 पे। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, वी शेप्ड। आप 100 पे थे, योर इकॉनमी फेल्ट बैक टू 80 बिकॉज ऑफ रिसेशन, बट स्टिल यू आर एट 90, विच मीन्स इकॉनमी में क्या अभी भी एक लॉस है? अभी भी इकॉनमी इज नॉट रिकवर्ड, इकॉनमी इज येट टू रिकवर दैट 10। सो दिस इज नोन एज एल शेप्ड रिकवरी। दिस इज नोन एज एल शेप रिकवरी। एक और रिकवरी होता है, आप यहां पे थे, यहां पे आए, फिर आप बाउंस बैक किए, फिर आप गिर गए, फिर आप बाउंस बैक किए। ये वही हुआ, फर्स्ट वेव कोविड, देन वी बाउंस बैक, सेकेंड वेव कोविड, देन वी बाउंस बैक। सो दिस इज नोन एज डब्ल्यू शेप रिकवरी। ये सभी को एक एक लाइन में लिखना, मैं अगेन नोट्स भेजूंगा, बट आप लिखने का ट्राई करना। एंड द लास्ट इज, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है, कि लेट्स से आपकी इकॉनमी यहां थी, आप यहां पे गिरे, अब इकॉनमी रिकवर करना स्टार्ट की। हो सकता है इकॉनमी में कुछ सेक्टर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली रिकवर किए। कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर्स होते हैं ना,
प्राइम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर. सो हो सकता है आउट ऑफ द थ्री सेक्टर कुछ सेक्टर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी विटनेस किया, कुछ सेक्टर्स जो है वो एवरेज रिकवरी थोड़ा धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, ये बहुत फास्ट रिकवरी है, ये थोड़ा धीरे रिकवर है, और कुछ सेक्टर्स तो अभी भी डिक्लाइन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स तो अभी भी गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं. राइट. वी शेप रिकवरी ये कह रहा है कि आपकी पूरी इकोनॉमी ही बाउंस बैक कर गई. बट इन रियलिटी जनरली व्हाट हैपेंस, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि आपकी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर तीनों कोलैप्स किए और तीनों सेम तरीके से बाउंस बैक करेंगे. दैट नेवर हैपेंस. राइट. व्हेनेवर अ क्राइसिस कम्स, the rich people can recover at a different pace and the poor people can recover at a different pace. In fact, गरीब तो और गरीब हो जाता है किसी प्रॉब्लम के समय. अगर एक हेल्थ इशू आ गया तो एक अमीर को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, ट्रीटमेंट होगा, बट अगेन वो बाउंस बैक कर जाएगा. कोई मिडिल क्लास होगा या उससे लोअर मिडिल क्लास होगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको चीजें थोड़ा धीरे धीरे चलेंगी. लेकिन एक गरीब है जिसके पास पैसा ही नहीं है तो उसकी हेल्थ तो और डिटोरिएट करते रहेगी. सो दैट्स व्हाई व्हेन इकोनॉमी हैव सम काइंड ऑफ शॉक, not every sector recovers in the same manner. So this kind of recovery where some sectors witnesses a very strong growth rate, some sector witnesses slow growth rate, slow bounce back, some sectors are still in a declining phase. This kind of uneven recovery, इसको uneven recovery कहते हैं. Maybe you will not be able to see. Let me again draw. ये कुछ ऐसा है. कुछ सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग रिकवर किए, कुछ सेक्टर्स बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अभी भी क्या कर रहे हैं, आपके डिक्लाइन कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ अनइवन रिकवरी, दिस काइंड ऑफ अनइवन रिकवरी इज व्हाट वी कॉल एज अ के शेप्ड रिकवरी. व्हाट वी कॉल एज अ के शेप्ड रिकवरी. तो ये आप वर्ड जरूर न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि इंडिया में सिंस कोविड what we have witnessed that our economy has bounced back, no doubt. But अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैमिली है, कुछ कंपनीज हैं जो माइक्रो स्मॉल कंपनीज हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. राइट. सो दैट्स वाई के शेप रिकवरी जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है. राइट. तो ये चीज आप ये ध्यान रखिएगा, के शेप रिकवरी का मतलब क्या होता है. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिए. बेस इफेक्ट क्या होता है, वी शेप्ड और के शेप रिकवरी जो है वो क्या आपका होता है. राइट. थर्ड कॉन्सेप्ट जो है आज जो हमें पढ़ना है वो है आपका पोटेंशियल जीडीपी. राइट. सो थर्ड कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू कवर ओवर हियर इज पोटेंशियल जीडीपी. अब देखिए पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है. जीडीपी का मतलब मैंने कहा द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस, कि एक इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा. राइट. इसी को हम लोग कहते हैं ना पोटेंशियल जीडीपी, उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी. सो जीडीपी इज नथिंग बट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन 1 ईयर. राइट. तो ये हो गया आपका जीडीपी. सो जीडीपी का मतलब सिंपली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन. राइट. जीडीपी किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्शन पे, कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपके कितने प्रोड्यूस हुए हैं. कैसे प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ चीजें यूज करने पड़ती हैं, लैंड यूज करना पड़ता है, लेबर यूज करना पड़ता है. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीजें लगते हैं. राइट. सो इफ इन एनी इकोनॉमी GDP is basically a measure of production, and production basically depends upon the factors of production, the elements which are responsible for production, and that is nothing but land, labor and capital. अगर आप इन existing factors of production को, अगर आप इन पूरे factors of production को fully utilize करते हो, if you are utilizing your factors of production in its fullest manner, then that GDP जो आप प्रोड्यूस कर पाओगे, इस जीडीपी को हम लोग पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं. राइट. सो जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक इकोनॉमी में एक साल,
कैसे प्रोड्यूस होंगे, उसके लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना पड़ेगा, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इफ यू यूटिलाइज, अगर आप उन सभी अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगभग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो, तो फिर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है जो आप इकोनॉमी में जनरेट कर सकते हो, उसी मैक्सिमम जीडीपी को which economy can achieve by utilizing all the existing factors of production, that is known as potential GDP. Potential GDP. जैसे मान लो आप अभी पढ़ते हो, आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ रहे हो। एक चैप्टर को कैसे पढ़ रहे हो? आप या तो अपने से पढ़ते हो, यूट्यूब पे आके किसी टीचर से पढ़ते हो, या किसी बुक से पढ़ते हो। अगर आपने उन सभी चीजों को पूरी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो आप कितना पढ़ सकते हो, इसी को हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं, राइट। तो जीडीपी इज रियलिटी कि आप कितना पढ़ रहे हो, बट मैक्सिमम कितना आप पढ़ सकते हो जब आपने अपने सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया। उस चीज को, उस हाइपोथेटिकल चीज को हम लोग पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं, राइट। So GDP is a measure of production and production depends upon the factors, जो factors हैं जिसके थ्रू आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, which are the land, labor and capital। अगर आप इन सभी फैक्टर्स को, मतलब मान लो इंडिया में अगर 100 लोग लेबर हैं, आप उन 100 में से लगभग 98-99 पीपल को जॉब दे रखे हो, राइट। जब 100 लोग काम करने के लिए हैं और लगभग 100 लोग काम कर ही रहे हैं, तो आप और कहां से आप लाओगे लोग, राइट। सैचुरेशन हैज बीन अचीव्ड। तो इफ यू आर फुली यूटिलाइजिंग all the available land, labor and capital, if you are utilizing all the resources, then what is that maximum production which you can generate? That maximum level of GDP is known as potential GDP. That maximum level of GDP is known as potential GDP, right? तो क्या मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल जीडीपी जो है वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी भी है? करेक्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी भी है, बिकॉज आपने इकोनॉमी में सबको, यू हैव यूटिलाइज ऑल द लेबर, सो यू हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू एवरी पर्सन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, सबके पास जॉब है। आपके पास कोई फ्री लेबर नहीं है, बिकॉज यू हैव फुली यूटिलाइज ऑल द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज। सो दैट्स वाई पोटेंशियल जीडीपी को एनसीईआरटी में फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी भी कहा गया। Are we clear on this? Right? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, राइट, और समझेंगे कि इकोनॉमी में पोटेंशियल जीडीपी का क्या सिग्निफिकेंस है। बट क्योंकि आज मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क भी दे दिया है ये सब लिखने को, तो आज आप इसको पढ़ना और सभी डिस्कशंस को लिखने का प्रयास करना, और साथ ही साथ जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी आप रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग क्लास, थोड़े लंबे क्लास लेंगे अब हम लोग, और उसमें फ्रेंड्स हम लोग कल वेंसडे को वी विल डिस्कस पोटेंशियल जीडीपी एंड देन विल ऑफिशियली स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर विच इज एक्सचेंज रेट, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सी यू अगेन, और कमेंट जरूर करिएगा, एंड सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।